चलो चालू करें। क्या बताया था, क्या बताया था? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने कैटेगरी के होते हैं? दो। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक ओपन चेन और दूसरे क्लोज चेन। ओपन चेन मतलब जिसमें चक्र नहीं बने और जिसमें चक्र बने, है ना। इनको बोला जाता है साइक्लिक, इनको असाइक्लिक बोला जाता है, एलिफेटिक भी बोला जाता है। ये दो कैटेगरी के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। इसके बाद में हमने बात करी थी कि सर संतृप्त जो होता है अल्कीन, असंतृप्त अल्कीन, अल्काइन एंड अल्कीनाइन। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर हमने लिखा था कि साइक्लिक कंपाउंड, यही लिखा था साइक्लिक कंपाउंड, इधर साइड लिखा था सर साइक्लिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, ऐसा ही लिखा था। साइक्लिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोसाइक्लिक, एक होते हैं हेट्रो साइक्लिक और दूसरे होते हैं होमोसाइक्लिक। क्लियर? होमोसाइक्लिक को अगेन दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, एक वो जिसमें इन जिनको क्या कहा एली साइक्लिक और दूसरे वो जिनको एरोमेटिक कहा गया। फिर तो अब यहां से लिखना बाकी था अपना, देखो साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें सीधे एक लाइन में लिखेंगे साइक्लिक किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के रिंग का फॉर्मेशन करे। रिंग मतलब वलय, ठीक है, रिंग मतलब वलय। अब इधर देखना, एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, चौथे से और ये पांचवे से वलय बन रही है। ठीक है, दूसरा मान लो एक और लिख दिया, ये रिंग बनी है ना। तो ये दोनों किसके एग्जांपल है? साइक्लिक के। उतार देना। साइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, रिंग मतलब चक्र या वलय। ठीक है, फिर इसमें लिखना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, आप बोर हो रहे होंगे, लिखने के लिए वो भी चाहिए। ये रही कल के नोट्स, इसमें कंटिन्यू। लिख लिया? अब लिखना हेट्रोसाइक्लिक, जिसको हिंदी में कहते हैं विषम चक्रीय। सुनना सर, कार्बन के अंदर एक विशेष गुण होता है जो हम कल लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं कि एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से जुड़ के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। हो सकता है कि सर जुड़ के एक पूरी की पूरी वलय का निर्माण करते हैं। आखिरी का मान लो एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से और पांचवा वापिस पहले से भी तो जुड़ सकता है, तो एक वलय का निर्माण कर सकते हैं। तो सर एक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सीधी एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसमें एक वलय का निर्माण करते हैं। अब जहां वलय का निर्माण होता है उन्हें साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड के अंदर दो कैटेगरी है कि एक वो वलय जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? कार्बन हो, जबकि एक दूसरी वलय, जैसे मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, ये कंपाउंड लिखा जिसमें हर कॉर्नर पे क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। तो मतलब इसके अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम प्रेजेंट है कि नहीं है? रहेगा। तो सुनना कि सर अगर पूरी की पूरी वलय में सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो तो उसे हम होमोसाइक्लिक कहेंगे, लेकिन कार्बन के अलावा कोई दूसरा तत्व उपस्थित हो, जिसको एलिमेंट कहते हैं ना, कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो उसे हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर एक लाइन में लिखना, ऐसे साइक्लिक यौगिक, ऐसे साइक्लिक यौगिक जिसमें जिसमें कार्बन के अलावा, जिसमें कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट हो।
एग्जाम्पल अब सुनना, सी 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 सी, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं अपन किसके, हेट्रोसाइक्लिक के, सी 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 सी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है। यहां पर मैंने जोड़ा ऑक्सीजन, यहां पर मैंने जोड़ा नाइट्रोजन, और यहां पर मैंने जोड़ा सल्फर। क्या जोड़ा, सल्फर, क्लियर। अब अपन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हैं। इसमें एक डबल बॉन्ड यहां होता है, यहां होता है, इसमें एक डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, क्लियर। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3, एक बची CH, 1 2 3 H, 1 2 3 H, 1 2 3 H, क्लियर। एक कंपाउंड ये हुआ H H H H H H H H, क्लियर। दिख रहे हैं तीनों तीन कंपाउंड। इस कंपाउंड को कहते हैं फ्यूरेन। क्या कहते हैं, फ्यूरेन। इसको कहते हैं पायरोल। क्या कहते हैं, पायरोल। और इसे कहते हैं थायोफीन। फ्यूरेन को हिंदी में फ्यूरेन ही कहते हैं, पायरोल को पायरोल ही कहते हैं, इसे थायोफीन ही कहते हैं। एक बहुत फेमस कंपाउंड, ये, ठीक है। इसे प्यार से कहते हैं पायरीडीन, पिरीडीन, क्लियर। तो बताओ इन सब में कार्बन के अलावा दूसरा आइटम प्रेजेंट है ना, तो इसके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे कहां से लिए गए हैं हमने, एनसीईआरटी में। आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है 99% प्रोबेबिलिटी होती है वो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा, उतार लेना। हो गया, क्लियर हो गया। यार थोड़ा फास्ट लिखा। रिंग में कार्बन के अलावा जो दूसरा एटम प्रेजेंट होता है, कार्बन के अलावा जो भी दूसरा एलिमेंट दिख रहा है, जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो इसे कहते हैं हेट्रो एटम। क्या कहते हैं, हेट्रो एटम। क्या कहते हैं इसको, हेट्रो एटम या विषम परमाणु। क्या कहा जाता है, हेट्रो एटम या विषम परमाणु। किसको कहते हैं, तो रिंग में कार्बन के अलावा जो दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसे हेट्रो एटम या विषम परमाणु कहा जाता है। अब इससे क्वेश्चन कैसा आएगा, तो इधर देखना। क्वेश्चन होगा कि इसमें जैसे मान लो एक कंपाउंड लिख लेगा, ऐसा इन जनरल कोई कंपाउंड लिखा, ठीक है, यहां पर लिख दिया NH2। अब कार्बन की वैलेंसी 4 करते हैं, ये हो गई 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, ठीक है। आपको पूछेगा इसमें नंबर ऑफ हेट्रो एटम बताइए। क्या पूछेगा, नंबर ऑफ
हेट्रो एटम, इसके अंदर विषम परमाणुओं की संख्या बताइए कितनी होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, ऑप्शन नंबर सेकंड 2, ऑप्शन नंबर 3 था और ये 4, बताइए कितना होगा। 2 ही होगा ना। इस ये हेट्रो एटम की कैटेगरी में नहीं आता है, जो रिंग के अंदर होगा वही हेट्रो एटम होगा। तो हेट्रो एटम कितने होते हैं 2, तो हेट्रो एटम का नंबर कितना होगा इसके अंदर 2। क्लियर है, तो एक लाइन लिख देना हेट्रो एटम करके। रिंग में, रिंग में कार्बन के अलावा रिंग में कार्बन के अलावा प्रेजेंट दूसरा, कार्बन के अलावा प्रेजेंट दूसरा एटम हेट्रोएटम या विषम परमाणु कहलाता है। द एलिमेंट और एटम विच प्रेजेंट इन रिंग अदर देन कार्बन इज नोन एज हेट्रोएटम। और फिर ये क्वेश्चन लिख लेना इस, फिर ये क्वेश्चन लिख देना नंबर ऑफ हेट्रोएटम इन दिस कंपाउंड। क्लियर, इसके बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। हो गया, ये क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आता है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या होगा कि इसमें हेट्रोएटम की पहचान करो या कितने हेट्रोएटम है, ठीक। समझ में आ गया, रब करो इसको। अब लिखना होमोसाइक्लिक, अब लिखना होमोसाइक्लिक, क्या लिखोगे होमोसाइक्लिक, साइक्लिक में बचा होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में लिखना ऐसा साइक्लिक कंपाउंड, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हो, जिसमें रिंग में सिर्फ कार्बन हो, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग में सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट हो। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखोगे, ये लिख लेना। ठीक, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। अभी हम इन दोनों का डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका रीजन सुनना। सर एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले तो एक कंडीशन होती है कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड प्लेनर या समतलीय होना चाहिए एरोमेटिक के लिए। कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है, कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो अगला है कि कंपाउंड जो है वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब जब तक अपने को रेजोनेंस ही नहीं पता तभी साइक्लिक रेजोनेंस से बटेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम यूसी सेकंड में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर, अब सुनना हुआ क्या कि सर इतने सारे कंपाउंड आ गए, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन तो कर दिया कि सर एक तो वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन की ओपन चेन है, एक वो जिसमें रिंग है। सर ओपन चेन में भी जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है, एक वो जिसमें डबल ट्रिपल या दोनों ही टाइप के बॉन्ड है। सर डबल ट्रिपल को फिर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया कि एक जिसमें सिर्फ डबल है, एक जिसमें सिर्फ ट्रिपल है और एक जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट है। क्लियर, सेम टाइप से यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड को फिर क्लासिफाई कर दिया कि सर एक वो जिसमें रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो, इसके बाद रिंग में कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट हो। तो इन्होंने ऐसे जो 70 लाख टाइप के कंपाउंड थे इनका क्लासिफिकेशन कर दिया। अब सब क्लासिफिकेशन कर दिया तो अब कंपाउंड के नाम भी होंगे, 70 लाख कंपाउंडों के नाम होंगे कि नहीं होंगे। अब मान लो आपको कोई रिसर्च करनी है, आपको कुछ भी करना पढ़ना है, तो कंपाउंडों के नाम बताओगे ना तो ही तो काम कर पाओगे। तुम किचन में गए, ठीक है, दुनिया भर के मसाले आपके सामने लगे हुए हैं, ठीक है, आपको सब्जी बनानी है, ठीक। अब आपको पता ही नहीं है कि इस मटेरियल को क्या कहते हैं, तो मतलब सब्जी बनाना पॉसिबल है क्या,
नहीं है ना। आपको किसी ने, आप एक सब्जी बना रहे हो तो ऐसा तो नहीं पैदा होते ही सीख गए थे भाई, तुम धीरे धीरे सीखोगे कि हाँ सबसे पहले तेल डालें, फिर उसके अंदर इस मटेरियल को डालें, फिर इसके अंदर इस मटेरियल को डालें, फिर सब्जी बनाओगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को कंपाउंड के नाम के बारे में पता होना चाहिए, किस कंपाउंड को कहते क्या है। रिएक्शन रिएक्शन तो बहुत दूर की बात है, तो हम बात करते हैं यहां पर नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगली हेडिंग डाल देना, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आईयूपीएसी। ठीक, अब सुनना, आप सब ने जीवन में कभी ना कभी, अभी अगर आप लेवल असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने जीवन में कभी ना कभी, या तो 11th में या 12th में, या हो सकता है आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के अंदर कभी ना कभी आईयूपीएसी नाम पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चलूंगा आपको कुछ नहीं आता, वहां से अपन इसको चालू करेंगे। तो सर जब भी आपने आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ा होगा तो जैसे इंग्लिश में टेंस दिखाते हैं, वैसे आईयूपीएसी नेम में अल्कोहल के नाम के लिए एक अलग फॉर्मूला लिखाते हैं। ठीक है, कुछ टेंस में जैसे फॉर्मूला लिखाते हैं, सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस वाज वर्ब प्लस समथिंग समथिंग जो भी है ना, मेरे को नहीं आते। ठीक, तो फॉर्मूला लिखाते हैं ना, तो आईयूपीएससी में भी आपको बहुत सारे अच्छी फैकल्टी होती है जो अलग अलग फॉर्मूले से कराती है ना। कुछ फैकल्टी ऐसी भी होती है जो एक सिंगल फॉर्मूले से काम कराती है, तो वह सिंगल फॉर्मूले से काम कराने के बारे में बात करेंगे। क्लियर चल रहा है? ठीक, तो सिंगल फॉर्मूले से अगर अपन आईयूपीएससी लिखने का एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अलावा पूरे आईयूपीएससी में अपने को कोई ना तो दूसरा फॉर्मूला पढ़ना है, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इस फॉर्मूले से ना हो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े उस एग्जाम का पेपर देने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईयूपीएससी नाम। ठीक है, अपन नॉर्मल सा एक नाम लेते हैं। ठीक, मान लो मैंने यहां पर एक कंपाउंड लिखा, यहां पर लिखा है CH3 और यहां पर मैंने ऐसा। ठीक, अब सुनना सर, जब किसी कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम लिखते हैं तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन होता है, फिर नंबरिंग होती है। तो यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन 1 2 3 4 ये लिखा। ठीक, 4 कार्बन को सिलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सब समझ में आएगा। मुझे फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं। मैं चाहूं तो पहले फॉर्मूला लिख लूं, फिर समझेंगे। पहले अपन इसको समझते हैं। सर इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि सर 3 मिथाइल। ठीक है, तीसरे के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। 4 कार्बन है, म्यूट। दूसरे पे डबल बॉन्ड है, 2 इन। COOH है तो क्या लिखूंगा, ओइक एसिड। ये ई हट जाता है, एक रूल होता है इसके थ्रू ये हट जाता है। अब सुनना, इस कंपाउंड में आईयूपीएससी जब नाम लिखते हैं ना तो एक गेम की तरह चलता है। आईयूपीएससी एक सिंपल सा काम है, जैसे अपन कोई गेम खेलते हैं उसमें अलग अलग लेवल होती है। तो सबसे पहले आपका काम होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। क्या काम होता है, प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। ये हो जाए, इसके बाद अपन करते हैं नंबरिंग, और नंबरिंग के बाद में अपन सीधा क्या देंगे, इसका नाम लिखेंगे। अरे क्लियर है? ठीक है, अब मैंने इस प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर दिया, कैसे होता है इसका रूल है। ठीक है सर, मैंने 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर दी। अब जितने कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। इसको कौन बता रहा है, तो ये बता रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं रूट वर्ड। क्या बोला जाता है, रूट वर्ड। क्या बोला जाता है, रूट वर्ड। ठीक, रूट वर्ड के बाद में कंपाउंड में अगर सारे बॉन्ड सिंगल होते तो ए नहीं आता, अगर एक भी डबल बॉन्ड होता तो इन आता, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड होता तो वाई नहीं आता। मतलब कि सर ये किसको बता रहा है, कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, कंपाउंड संतृप्त है या असंतृप्त है, यही बता रहा है ना। कि अगर सारे बॉन्ड सिंगल होते तो ए नहीं आता, अनसैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कंपाउंड कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड। क्लियर है? बताओ, इसमें फंक्शनल ग्रुप COOH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की जानकारी कौन दे रहा है, तो सर यहां पर आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप की जानकारी दे रहा है। ठीक है, और ये आगे जो जुड़ा हुआ है
ये सब्स्टिट्यूएंट की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? सब्स्टिट्यूएंट की जानकारी दे रहा है। ठीक है, बताओ इसमें कुछ टुकड़े दिख रहे हैं। एक, ठीक है, कार्बन की जानकारी दे रहा है। ये दूसरा जो किसके बारे में बता रहा है? कंपाउंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तीसरा फंक्शनल ग्रुप की जानकारी दे रहा है। चौथा जो सब्स्टिट्यूएंट की जानकारी दे रहा है। अगर मान लो यही कंपाउंड रिंग वाला होता, ठीक है, अगर ये कंपाउंड कुछ ऐसा होता, इस कंपाउंड का नाम अगर मैं ऐसा कंपाउंड होता, ठीक, यहां पर होता डबल बॉन्ड, यहां पर होता CH3 और यहां पर होता COOH, ठीक। तो इसका नाम क्या होता? तो इसको नंबर 1 देते, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। क्यों देते, कैसे देते, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरे पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल। कार्बन कितने प्रिंसिपल कार्बन चेन में? 3। पर रिंग है ना, तो रिंग के लिए एक वर्ड यूज होता है साइक्लो। कौन सा वर्ड यूज होता है? 2 मिथाइल साइक्लो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड लगेगा प्रोप 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? अब सुनना, इसमें भी आपको टुकड़े दिखेंगे। सर 3 कार्बन के लिए एक तो रूट वर्ड लगा, एक डबल बॉन्ड है तो इन, सिंगल बॉन्ड होता तो एन, साइक्लोप्रोपेन होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन हो जाता। मतलब दूसरा टुकड़ा फंक्शनल ग्रुप की जानकारी, तीसरा टुकड़ा, ठीक। इसके बाद में सर ये सब्स्टिट्यूएंट की जानकारी, और ये बता रहा है कि कंपाउंड रिंग है। समझ में आ रहा है? ये बता रहा है कंपाउंड रिंग है। तो बताओ इन दोनों में अगर मैं इसका नाम लिखने की कोशिश करूं तो बताओ या तो कंपाउंड ओपन चेन होगा या रिंग होगा। सर ओपन चेन होगा चाहे रिंग होगा, दोनों के अंदर रूट वर्ड आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना, रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद में आपके पास में एक जानकारी, एक फॉर्मूला में एक चीज इधर आएगी, एक चीज इधर आएगी। रूट वर्ड के बाद में एक और दो, रूट वर्ड के बाद में एक और दो। सर रूट वर्ड के पहले अगर ओपन चेन है तो एक आएगा, रिंग है तो 2 आएंगे। अपन तो जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो दोनों लिखते हैं। अगर मान लो ओपन चेन है, अपने को कंपाउंड देख के तो पता चलेगा ना ओपन चेन है, तो इसको नहीं लिखेंगे, तो यहां पर भी 2 चीजें आएंगी और ये दूसरी। क्लियर? अब सुनना, जो वर्ड किसी नाम के पीछे लगते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में 2 चीजें आती हैं। एक होता है, कहां रखा है यार कपड़ा, 2 चीजें होती है। एक होता है प्रीफिक्स, ठीक है, एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। हिंदी में कहते हैं पूर्व लग्न और अनुलग्न। पूर्व लग्न जो पहले लगते हैं, अनुलग्न जो बाद में लगते हैं। तो सर सफिक्स को कहते हैं अनुलग्न। क्या बोला जाएगा? अनुलग्न। जो पीछे लगते हैं उसको अनुलग्न ही कहते हैं ना। किसी नाम के आगे अगर पीछे जो लग रहा है, नाम के पीछे लगने वाले को अनुलग्न कहते हैं, और आगे लगता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पूर्व लग्न। एक बात याद रखना, केमिस्ट्री में अगर कम से कम गलतियां करनी है तो ज्यादा जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो इंग्लिश में सीखोगे तो ज्यादा कम गलतियां होंगी, ठीक है। और ऐसी कोई विशेष इंग्लिश नहीं है ना। मैं हिंदी मीडियम की क्लास में भी मैंने पढ़ा रखा है, और हिंदी मीडियम की क्लास में मैं ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है। अब फॉर्मूला याद नहीं रखना है। बताओ अगर आप बात करते हैं कि किसी भी चीज की, मान लो मुझे कोई बीमारी हुई, ठीक है, तो उसकी पहली स्टेज आती है, फिर दूसरी स्टेज आती है, और तीसरी स्टेज में डॉक्टर कह देता है साहब अब आप इसको घर पे ले जाओ, आराम करो। तो पहली स्टेज को मैं प्राइमरी स्टेज कह सकता हूँ, सेकेंड स्टेज को सेकेंडरी कह सकता हूँ ना, और थर्ड को तो अपन फाइनल स्टेज कह देते हैं, ठीक है। तो रूट वर्ड के बाद में जो पहले दोनों डेज हैं, इसमें लिखेंगे प्राइमरी। क्या लिखेंगे? मैंने यहां लिखा प्राइमरी, और इधर भी लिख दिया क्या? प्राइमरी, ठीक है। अगले कॉलम में क्या लिखूंगा? प्राइमरी के बाद कौन सी स्टेज आती है? सेकेंडरी, और यहां पर भी क्या लिख दिया? सेकेंडरी। मतलब नाम के पहले लगते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। तो यहां लिखूंगा प्राइमरी, प्रीफिक्स, सेकेंडरी, प्रीफिक्स, प्राइमरी पीछे लग रहा है ना, सफिक्स और सेकेंडरी,
सफिक्स। कोई आपत्ति? बताओ रूट वर्ड क्या बता रहा था? प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन थे तो रूट वर्ड ब्यूट लिखा। प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन थे तो रूट वर्ड क्या लिखा? 3 प्रोब लिखा। तो बताओ रूट वर्ड क्या बता रहा है? प्रिंसिपल कार्बन, मैं अगर मान लो मैं कहीं ब्यूट बोल रहा हूँ तो ब्यूट का मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन रहे होंगे, पेंट बोलूं तो 5 कार्बन रहे होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या रूट वर्ड बताता है प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन की जानकारी देगा। ठीक है, अब बताओ प्राइमरी सफिक्स इन आया, यहां पर भी इन आया, अगर ये बॉन्ड नहीं होता तो क्या आता? ए नी। क्लियर है? प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? कंपाउंड अगर सिंगल बॉन्ड होता, सारे के सारे कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल होता तो हम ए नहीं लगाते। तो ए नी क्या बता रहा है? कंपाउंड संतृप्त या सैचुरेटेड है। अगर डबल बॉन्ड है तो मैंने इन लिखा, ट्रिपल बॉन्ड होता तो मैं वाई नहीं लिखता। तो ये क्या बताता है कि सर कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त और अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। समझ में आ रहा है? प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। कोई आपत्ति? ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स किसके बारे में जानकारी दे रहा है? अगर COOH है तो मैंने क्या लिखा? ओइक एसिड। वहां पे क्या लिखा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ OH होता तो मैं क्या लिखता? ऑल। अरे ऑल ही लिखता ना। ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सेकेंडरी सफिक्स किसकी जानकारी देता है? ये फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन देता है। किसकी इंफॉर्मेशन देता है? ये फंक्शनल ग्रुप की जानकारी देता है। क्लियर? अब अपन बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की, या प्राइमरी प्रीफिक्स के अलावा पहले बात करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स की। सर अगर मान लो कोई कार्बन कार्बन की चेन है, अब इधर देखना, जब अपन किसी कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं, आपने कार्बन कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली। इस चेन में ये जो है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बन कार्बन की चेन, फंक्शनल ग्रुप की जानकारी कौन दे देगा? सेकेंडरी सफिक्स। कार्बन कितने हैं ये जानकारी कौन देगा? रूट वर्ड। कार्बन के बीच के अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो ए एन, डबल है तो ई एन, और ट्रिपल है तो वाई एन। तो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसकी जानकारी कौन देगा? प्राइमरी सफिक्स। अब कंपाउंड ओपन चेन दिख रहा है ना तुमको? अगर ओपन चेन है, मैंने बोला कंपाउंड में यहां कहीं से कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, आपने पूरी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लिया, कोई साइड में ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं प्रतिस्थापी हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। बताओ सब्स्टिट्यूएंट, इसको लिखा था मैंने यहां पर, इसको सब्स्टिट्यूएंट लिखा था। तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है ये किसकी जानकारी देता है? यह सब्स्टिट्यूएंट, जिसको प्रतिस्थापी कहते हैं, की जानकारी देता है। कोई आपत्ति? ठीक। अब अपन बात करते हैं प्रीफिक्स की। देखो कंपाउंड कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन कार्बन जोड़ रहा हूं, हो सकता है कि मैं कार्बन कार्बन को जोड़ के एक ओपन चेन बनाऊं, डबल हो ट्रिपल हो जो भी है। ठीक है, एक मान लो मैंने कार्बन कार्बन को जोड़ा, हर कॉर्नर को एक एक कार्बन बोल, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, हर कॉर्नर को एक एक जोड़ा। ठीक है सर, एक होता है मैंने कंपाउंड बनाया कुछ ऐसा, ऐसा, और एक चौथे नंबर का कंपाउंड बनाया मैंने। अब इसको तरफ करूं नीचे वाले को, इधर देखो, चौथे नंबर का कंपाउंड बनाया, हर कॉर्नर इसमें कार्बन है। अब कार्बन 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 सब आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अब सुनना, चार टाइप के कंपाउंड दिख रहे हैं ना। एक जो ओपन चेन, तो ओपन चेन के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होता है। अभी यहां पे लिखा था मैंने, उसका प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा था क्या? नहीं। लेकिन एस कंपाउंड अगर सिंगल रिंग है तो इनके लिए कौन सा वर्ड लगता है? साइक्लो। अगर दो रिंग है,
कितनी बात कर रहा हूं, दो रिंग है और आपस में दो कार्बन से कनेक्टेड है। कितने कार्बन से कनेक्टेड है, दो। तो इनके लिए लगता है बाई साइक्लो, ठीक है। अगर ऐसे मान लो मैंने बहुत सारी बनाई, अगर इसमें भी दो रिंग, ठीक है, आपस में एक कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इनके लिए जो वर्ड लगता है वो क्या होता है, स्पाइरो। क्या लगता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बताता है, कहां लिखा है, यहां लिखा ना मैंने, ये बताता है, प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है कि कंपाउंड साइक्लो है, बाईसाइक्लो है या स्पाइरो है, कोई आपत्ति है ना। तो मैं यहां पे एक लाइन करके लिख सकता हूं, यह बताता है कि कंपाउंड साइक्लो बाई साइक्लो और स्पाइरो है, कोई आपत्ति, कंपाउंड साइक्लो है, बाई साइक्लो है या स्पाइरो, कोई आपत्ति है ना। तो ये उतार लेना और ये चार डायग्राम बना लेना, फिर मैं कुछ और लाइनें लिखाऊंगा, है ना? उतारो। समझ में आ रहा है चिराग जी, भाई साहब, सचिन जी, वीडियो साहब, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आता है मेरे को पढ़ाने, कोशिश कर रहा हूँ, है ना, सीख रहा हूँ। आज थोड़ी भीड़ कम है, वैसे ऑनलाइन पे रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, अपन जैसे चालू कर रहे हैं तो इस प्लेस पे लग रहा है। बहुत जल्द अपन ज्योग्राफी की क्लास चालू करेंगे। ज्योग्राफी वाले सर आज थोड़ा बाहर गए, तो वो आ जाए, इसके बाद अपन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, राजस्थान ज्योग्राफी पूरी। समझ में आता है जीरक जी।
क्लियर, रब करो ये, करे रब। अब दो बातें जिसमें और लिखनी, अभी हमने एक लीनियर कंपाउंड बनाया था, लीनियर मतलब रेखीय जिसमें रिंग नहीं बन रही थी, क्या उसमें प्राइमरी सफिक्स था? नहीं था ना। तो एक नोट हम लिखेंगे, सुन लेना, एक नोट हम लिखेंगे कि सर लीनियर कंपाउंड के लिए प्राइमरी सफिक्स नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, सर अभी मैंने लिखा था मिथाइल के पोजीशन लिखने के बाद कुछ नंबर लिखे थे ना, ठीक है। तो यहां पर इस पूरे को ऐसे एरो करके, ऐसे करने के बाद में नीचे क्या लिखना है इधर देखना पहले, कि सर इसमें इंग्लिश में लिखा दूंगा बोल के, है ना, इसमें कुछ संख्याएं भी आती है, ठीक है, जिन्हें लोकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकेंट। इधर देखो लोकेंट होता क्या चीज है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इधर लिखा फॉर एग्जांपल, यहां पर OH और यहां पर जुड़ा मैंने CH3, ठीक है। इस कंपाउंड का मुझे नाम लिखना है, 3 कार्बन की चेन प्रो, मैंने लिखा प्रो एन 1 ऑन, प्रोपेन प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है, रूट पर 3 कार्बन है तो प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो ए नहीं लिखा मैंने, रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद में OH पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो मैंने क्या लिखा? 1 और। अगर यहां जुड़ा हुआ होता तो इसकी लोकेशन बदल जाती तो 2 और। तो यहां तक के तो 3 हो गए प्राइम फंक्शनल, तीनों की जानकारी। ओपन चेन है तो प्राइमरी सफिक्स नहीं आएगा, लेकिन CH3 जुड़ा हुआ है ना, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल, अरे लिखना पड़ेगा ना। तो बताओ ये नंबर क्या बता रहा है? इनकी लोकेशन बता रहा है, ठीक है। लोकेशन बताने वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? लोकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकेंट। सम नंबर जो मैं बोल के लिखाने वाला हूँ, क्या लिखा हुआ है? कुछ नंबर आते हैं इनके बीच में जो क्या बताते हैं? लोकेशन बताते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? लोकेंट कहा जाता है। तो लिखना है ना, आपको ये नहीं लिखना है, ये तो जो लाइव क्लास में हिंदी में अगर लिखना हो तो ये लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना हो तो लिखना सम नंबर आल्सो कम, सम नंबर आल्सो कम इन बिटवीन, सम नंबर आल्सो कम इन बिटवीन, इन बिटवीन मतलब इनके बीच में, है ना, एंड दैट नंबर आर कॉल्ड, एंड दैट नंबर आर कॉल्ड लोकेंट, एंड दैट नंबर आर कॉल्ड लोकेंट, ठीक है। इसके बाद में एक नोट डाल के लिखना, एक नोट डाल के लिखना, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन जिसमें रिंग नहीं बनती है, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड के लिए, ओपन चेन कंपाउंड के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होता है, ओपन चेन कंपाउंड के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होता है, ठीक। अब कौन सी चीज क्या बताती है हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन सब चीजों को एक एक को हेडिंग डालेंगे कि प्राइमरी सफिक्स क्या क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। अभी अपन ने बिल्कुल इसको ब्रीफ में, एक फॉर्मूला होता है, आपको इतना याद होना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट क्लास तक इतना याद करके आते हैं तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। आप जितना इसको पढ़ के आओगे उतना आपको पढ़ने में मजा आएगा। हम मुश्किल से 1-1.5 पेज रोज का लिख रहे हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका खूब खूब आभार।